नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से इस नए वीडियो में जो वित्तीय समाधान पर आधारित है। इसका प्रथम भाग आप लोग देख ही चुके हैं। अगर नहीं देख चुके हैं तो देखना ना भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। जैसा कि पहले भाग में हमने चर्चा की थी, जिसमें कई एक बिंदु आए थे। एक नया बिंदु जो सभी विद्यालय में तो नहीं, लेकिन कुछ विद्यालयों में होता है। बात कर रहे हैं हम ट्रांसपोर्ट की, कैब व्यवस्था की। जी हाँ, विद्यालय में कैब की जो व्यवस्था होती है, कैब के अंतर्गत जो फीस आती है, कई बार ऐसा होता है कि कैब की फीस का सही से प्रबंधन नहीं हो पाता है। ट्रांसपोर्ट फीस जिसे कहते हैं। सबसे पहली बात तो जब हम कैब की फीस निर्धारित करते हैं तो बहुत ही एनालाइज करके सूक्ष्मतम बिंदुओं को भी सोच समझकर डिस्क्राइब करके तब फीस का निर्धारण करना चाहिए। कंपटीशन हर क्षेत्र में होता है, आपको पता ही है। यदि आप देखें तो कई सारे विद्यालय खुले हुए हैं, आपके विद्यालय के आसपास ही होंगे, और कंपटीशन को ध्यान में रखना है। कैब की फीस इस तरह से निर्धारित करनी है कि कैब की फीस प्लस विद्यालय की फीस दोनों को मिलाकर कहीं न कहीं आपके विद्यालय की निर्धारित की गई फीस अन्य विद्यालय की फीस को ध्यान में रखकर बनाई गई हो, अर्थात वह कहीं न कहीं उसके साथ हो, उससे कम हो, या इस तरह की हो कि व्यक्ति, अभिभावक अपने छात्र को उस विद्यालय में ना कराकर आपके विद्यालय की ओर आकर्षित हो। ध्यान रखें, जब अभिभावक एक बार आपके विद्यालय में अपने छात्र का प्रवेश करा देगा, फिर यदि आपके विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है, अच्छी व्यवस्थाएं हैं, तो वह निश्चय ही आपके विद्यालय में अपने छात्र को रखेगा, अपने पाल्य को रखेगा, साथ ही अन्य लोगों को भी निश्चय ही रिकमेंड करेगा कि वह अपने बच्चों को आपके विद्यालय में प्रवेश दिलाए। जैसा कि मैंने बताया कि कैब की फीस का लेखा जोखा करने में कहीं न कहीं कठिनाई तब आती है जब उसका सही तरह से ब्यौरा लिखा नहीं जाता है। इस कैब फीस का अलग से एक रजिस्टर बनेगा, जो आप विद्यालय के लिपिक के पास तो रखेंगे ही, एक ट्रांसपोर्ट प्रभारी भी नियुक्त कर दें, उसके पास भी उसका विवरण अवश्य रखें। क्योंकि चालक जब फीस वसूल कर लाता है तो वह ट्रांसपोर्ट प्रभारी को ब्यौरा देगा, और ट्रांसपोर्ट प्रभारी लिपिक के पास रोज छुट्टी के समय उसका ब्यौरा लिखित कराएगा और उसकी रिसीविंग लेगा। प्रत्येक कैब ड्राइवर के पास एक रसीद पैड अवश्य रखें, जिससे कि अभिभावक विद्यालय आने में असमर्थ है या विद्यालय नहीं आ पा रहा है, तो वो चालक को यह फीस दे रहा है तो चालक उसको एक रसीद देगा। आगे अगर कोई दिक्कत आती है तो अभिभावक उस रसीद को दिखाकर अपने ब्यौरे को अपडेट करवा सके विद्यालय में, जिससे कि उसे कोई दिक्कत ना हो। ध्यान ये रखना है, जब लिपिक उस कैब से आने वाली फीस को चढ़ाएगा तो उसे ये विशेष ध्यान रखना है कि विद्यालय फीस अलग रजिस्टर में दर्ज करे और कैब वाला ब्यौरा अलग कैब रजिस्टर में दर्ज करे, जिससे कि इन दोनों को आपस में मिक्सअप, इन दोनों फीसों का आपस में मिक्सअप ना हो जाए और पूरा ब्यौरा लास्ट में जब आप ब्यौरा लें तो सही आ जाए। कई बार अभिभावक चालक को फीस दे देते हैं और चालक के पास रसीद पैड नहीं होता है, वह अभिभावक से कह देता है कि आपकी फीस अगले दिन, आपकी रसीद अगले दिन मिल जाएगी, और चालक उस फीस को कहीं न कहीं खर्च कर देता है। तब उस अभिभावक को रसीद नहीं मिलती है और विद्यालय और अभिभावक के बीच कहीं न कहीं टकराव की स्थिति आ जाती है। उस फीस का भी कहीं लेखा जोखा नहीं होता है, जिससे कि विद्यालय को लगता है कि गड़बड़ी हुई है, या तो ड्राइवर के द्वारा, चालक के द्वारा,
या फिर अभिभावक के द्वारा, और इस तरह विद्यालय को होने वाली आय पर फर्क पड़ता है। मैनेजिंग कमेटी या विद्यालय प्रबंध समिति में तो कोषाध्यक्ष होता ही है, किंतु यदि विद्यालय किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति का है, निजी व्यक्ति का है, तो उस परिवार के जो सदस्य हैं वे लोग फीस को वसूल कर इधर उधर खर्च करेंगे तो निश्चित ही आय व्यय के विवरण में कहीं न कहीं कमी आ जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा। चाहिए यह कि वित्तीय अधिकार एक व्यक्ति को प्रदान कर दें, और यदि आपको किसी खर्च की आवश्यकता है, आपके सदस्य को, किसी परिवार के सदस्य को खर्च की आवश्यकता है, तो उसका ब्यौरा अवश्य दर्ज करवा दें और उस लिपिक से ही पैसा लें। व्यय रजिस्टर में उसका विवरण अंकित करवा दें। प्रत्येक व्यय संबंधी रसीद उस लिपिक के रिकॉर्ड में रखवा दें। खर्च की गई राशि की मद का नाम जिसमें दर्ज होगा। इस प्रकार आय व्यय का ब्यौरा ठीक रहेगा। एक से अधिक व्यक्ति यदि प्राप्त फीस का अलग अलग तरह से प्रयोग करेंगे जिसका कि कोई विवरण नहीं होगा, तो आपको पता नहीं चल सकेगा कि हमारी इस माह की आय कितनी हुई और व्यय कहाँ कहाँ हुआ, और लास्ट में वित्तीय प्रबंधन आपका प्रभावित होगा। और महीने के अंत में जब आप शिक्षकों की सैलरी देंगे तो वह निकालने में आपको कहीं न कहीं कठिनाई जरूर होगी। जैसा कि मैंने पिछले 1-2 वीडियो में जिक्र किया है कि कुछ विद्यालय शिक्षकों की सैलरी में बहुत बड़ा अंतर रखते हैं, समय का भी और धन का भी। मैंने बताया था कि किसी की सैलरी 2 तारीख को मिल जाती है, किसी की 15 तारीख को और किसी की 20 तक चली जाती है। इस तरह से शिक्षकों में कहीं न कहीं असंतोष उत्पन्न होता है, जो कि सर्वथा अनुचित है। एक निर्धारित तिथि को शिक्षकों का वेतन दें। वेतन रजिस्टर आप बना लें या पत्रावली बना लें, जो आपको उचित लगे, और प्रत्येक शिक्षक के एक रसीदी टिकट पर हस्ताक्षर लें, जो आगे आपके काम आती है। हर शिक्षक को सैलरी देखने दें। इससे आपके लिए विश्वास पैदा होगा, आपकी संस्था के लिए विश्वास पैदा होगा अध्यापकों में, और अध्यापक और उत्साह के साथ कार्य कर सकेंगे। किंतु जरूरी यह है कि आपको सैलरी का जो अंतर है, मान लीजिए किसी को आप 5,000 दे रहे हैं, किसी को आप 8,000 दे रहे हैं, इस सैलरी में जो डिफरेंस है उसका एक निश्चित ही कोई आधार होना चाहिए। जब वह आधार आप शिक्षकों के सामने मीटिंग में या उसी समय प्रदर्शित करेंगे तो टीचर्स निश्चित ही आपके उस आधार को मानेंगे और संतुष्ट रहेंगे, और उनकी कार्यशैली में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। अन्यथा असंतुष्ट अध्यापक अपना 100% कक्षा में देने में असमर्थ रहेगा, जो न आपके हित में होगा, न छात्रों के हित में होगा, और न स्वयं शिक्षक के हित में होगा। इस तरह किसी भी संस्था के आदर्श संचालन के लिए वित्तीय प्रबंधन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। वित्तीय प्रबंधन के और भी कई सारे बिंदु हो सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको बताए हैं वे भी बहुत ही आवश्यक हैं। वित्तीय प्रबंधन यदि आपके विद्यालय में नहीं होगा तो लाभ तो होगा आपकी संस्था को, लेकिन आप उसे कभी भी पता नहीं कर पाएंगे कि कितना लाभ हुआ या हानि हुई है तो कितनी हानि हुई है। यदि आप धन से मजबूत हैं तो शिक्षकों का कार्य तो चला देंगे, शिक्षकों को सैलरी तो समय से दे देंगे, लेकिन कब तक? क्योंकि कोई भी संस्था जब खोली जाती है तो उसमें कहीं न कहीं लाभ की आशा अवश्य होती है। जैसा कि मैंने बताया था कि इस शुल्क रजिस्टर का प्रारूप मैं एक वीडियो में अवश्य बताऊंगा, क्योंकि कई बार हम समझ नहीं पाते हैं कि शुल्क रजिस्टर का क्या प्रारूप होना चाहिए, कौन कौन से कॉलम्स होने चाहिए, रिसीविंग के लिए क्या करना है, कैसे करना है। इन सारी चीज़ों को मैं एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से अवश्य आपको बताऊंगा। साथ ही इस चैनल के माध्यम से मैं कुछ शिक्षण तकनीकों को भी बताऊंगा, जो निश्चित ही आपके कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाएगा। अभिभावकों को भी अच्छा लगेगा, छात्रों को भी अच्छा लगेगा, और शिक्षक भी पूर्ण तन्मयता से उनको पढ़ाएगा। आशा है आपको वीडियोज का कंटेंट पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आ रहा है
तो इन वीडियोज़ को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सभी स्कूल मालिकों से आग्रह है, संस्थाध्यक्षों से आग्रह है कि अपने शिक्षकों को इन वीडियोज़ को देखने के लिए प्रेरित करें। शिक्षकों को चैनल सब्सक्राइब करवाएं। साथ ही अगर कोई कमी प्रदर्शित हो रही है, कमी दिखाई दे रही है, कमी लक्षित हो रही है तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। चैनल को उन बच्चों को अवश्य सब्सक्राइब करना है जो बीएड, बीटीसी और टेट कर चुके हैं या करने वाले हैं और प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं। आज समाज में शिक्षण के व्यवसाय को बहुत ही सरल माना जा रहा है। यद्यपि यह सरल है लेकिन उतना भी सरल नहीं है जितनी कि समाज में मानसिकता फैली हुई है। हर क्षेत्र में कहीं न कहीं कोई न कोई चुनौतियां होती हैं। उन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखकर उन चुनौतियों के समाधान के लिए ही इस चैनल का मैंने निर्माण किया है। इस चैनल के जो वीडियोज हैं उनका यही कंटेंट रहता है कि विद्यालयों में क्या समस्याएं हो सकती हैं, किस तरह से अध्यापन करना है। इन चीज़ों में को ध्यान में रखकर ही वीडियोज का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।